नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात करगिल जंग की। 25 साल पूरे हो गए हैं करगिल युद्ध की। जब बात करगिल जंग की हो तो उस महायोद्धा की भी, जिसने एक नहीं 15 गोलियां खाकर भी पीछे नहीं हटा, बल्कि टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया। हम बात कर रहे हैं परमवीर चक्र विजेता ऑनरी कैप्टन युगेंद्र सिंह यादव की। 25 साल पूरे हो गए हैं करगिल जंग की। कैसी यादें हैं आपके जहन में? बहुत यादें हैं और 25 साल बहुत लंबा समय होता है, लेकिन हम जैसे उन सैनिकों को जो उस समय लड़े थे, अगर जब उनको याद करते हैं तो ऐसा महसूस नहीं होता कि 25 साल बीत गए। ऐसा लगता है कल की ही तो बात है। इसमें देश ने और देश की सेना ने वो गौरव हासिल किया जो पूरे विश्व की सेनाओं ने कभी नहीं किया। इतनी दुर्गम पहाड़ियों पर जहाँ जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पर हिंदुस्तान की सेना ने विजय पताका फहराया और दुश्मन को ये उसकी औकात याद दिला दी कि तुम ये 17 नहीं 18 नहीं, तुम 50,000 फीट ऊपर बैठ जाना, देश को ललकारोगे। ये देश की सैनिक माँ भारती के सपूत आपको 50,000 फुट के ऊपर भी मार कराएंगे। उस समय आपकी उम्र मात्र 19 साल थी। कोई डर, कोई हिचक? ये इसमें डरने वाली बात नहीं थी। इसमें तो सिर्फ ये था कि ज़िंदगी मिली है और ज़िंदगी ख़त्म भी होनी है, लेकिन ख़त्म हो तो राष्ट्र के लिए हो। लेकिन वो जो उम्र है, वो जो दौड़, वो तो खेलने कूदने के दौर होते 19 साल। लेकिन वो ही उम्र ऐसी होती है जिस उम्र के अंदर उबाल होता है। वो 21 साल का ही नौजवान था, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो 1971 में युद्ध लड़ता है और एक नया इतिहास उस युद्ध का रच जाता है। तो ऐसे ही योद्धाओं की धरती रही है, ऐसी वीरांगनाओं की धरती रही है। तो आपकी पलटन को उसमें क्या टास्क सौंपा गया था? अपने पलटन के बारे में थोड़ी बनाए, ग्रेनेडियर्स के बारे में। मेरी पलटन 1 मार्च 1976 को सागर में खड़ी हुई थी जी। पलटन भी अपनी जवानी के उस रंग में आगे बढ़ रही थी और उस समय हम कश्मीर वैली में थे। काउंटर टेररिज्म के बरखिलाफ ज़बरदस्त हमारी कार्रवाई चल रही थी और अचानक से कारगिल शुरू हुआ। हमें सबसे पहले द्रास सेक्टर भेजा गया और द्रास सेक्टर में तोलोलिंग टॉप। फिर पता चला कि यहाँ पर टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट के खिलाफ बात कर रहे हैं शुरुआत में क्योंकि वहाँ पे 16 ग्रेनेडियर थी पहले द्रास में और उसकी बहुत सारी कैजुअलिटी हो गई थी। लगातार पाकिस्तान की आर्टिलरी दबादब फायर कर रही थी। जब हम पहुँचे शुरुआत में तो इन्फॉर्मेशन डबल टेररिस्ट है। तो उस टेररिस्ट के आधार के ऊपर प्लानिंग शुरू हुई और प्लानिंग शुरू होने के बाद फिर चढ़ना शुरू हुआ, फिर अटैक शुरू हुए। तो सबसे पहले नायक सूबेदार लालचंद साहब, उनकी टीम अटैक के लिए गई, पूरी की पूरी टीम शहीद हो गई। फिर सूबेदार रणधीर सिंह साहब की टीम गई, वो पूरी की पूरी शहीद हो गई। उसके बाद 26 मई को भारतीय वायुसेना के फाइटर्स उन पहाड़ियों पर बम्बारमेंट करने के लिए आए थे, लेकिन हाइट ज़्यादा थी तो उनके बम्बारमेंट का इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ। फिर क्योंकि हर सेक्टर के अंदर, चाहे वो कारगिल सेक्टर है, चाहे द्रास सेक्टर है, चाहे आगे हनुपुद्दीन सेक्टर है, उसमें तो वहाँ लगातार कैजुअलिटी पे कैजुअलिटी बढ़ती जा रही थी। तो हमारी यूनिट के जो एक मेजर राजेश अधिकारी साहब थे, उनको एयर रेकी करने का आदेश मिला कि एयर रेकी करो, देखो तो सही यहाँ पे टेररिस्टों की संख्या कितनी है। ये तोलोलिंग की बात कर रहे हैं। तोलोलिंग की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने 28 मई को एयर रेकी किया था और एयर रेकी करने के बाद नीचे से जब हम देखते थे 4-5 मिलिटेंट या बंदे नज़र आते थे। लेकिन जब वो एयर रेकी की गई तो वो 4-5 की जगह 20-25 की संख्या पता चला। फिर उसके हिसाब से अटैक शुरू हुआ। तो 28 मई की ही रात को मेजर राजेश अधिकारी साहब के साथ जो टीम गई थी, वो टीम भी पूरी की पूरी शहीद हो गई तोलोलिंग पर। उससे पहले जितनी भी कैजुअलिटी हुई थी, सभी की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई थी, लेकिन मेजर राजेश अधिकारी साहब की जो टीम थी, उनकी कैजुअलिटी रिकवर नहीं हुई। उनके बंकर्स के पास ही उनकी बॉडियाँ पड़ी हुई। दुश्मन का फासला कोई ज़्यादा नहीं था। लगातार हमारा उनका जो है
कम्युनिकेशन हो रहा था, गाली गलौज हो रहे थे। उन्होंने देख लिया कि हाँ एक मेजर इनका हमने मार लिया है। उनको ये भी पता आप लोग नीचे थे, वो लोग ऊपर थे, टॉप में ऊपर थे। जरा कुछ बताएं थोड़ा सा एरिया के बारे में। ऐसे 150 मीटर का आसपास का फासला था। 150 मीटर हमारी फौज डिप्लॉयड थी, ऊपर 150 मीटर वो। तो बहुत गाली गलौज। उनको ये भी पता चल गया कि इनका जो कमांडिंग ऑफिसर है उसका कोड वर्ड टाइगर है। तो ऊपर से बोला टाइगर दे दीजिए और अपना मेजर ले जाइए। पीछे से जो हायर कमांडर थे, ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर, कोर कमांडर, उनका भी प्रेशर कमांडिंग ऑफिसर के पास पड़ने लगा। कैजुअल्टी पे कैजुअल्टी हो रही लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही है। तो बहुत बोला गया, कमांडिंग ऑफिसर के पास प्रेशर डाला गया। बोला ठाकुर अपनी पलटन को नीचे उतार ले, इतनी कैजुअल्टी हमें मंजूर नहीं है। आपकी पलटन 18 ग्रेनेडियर। 18 ग्रेनेडियर। तो 18 ग्रेनेडियर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने कहा, सीधा कह दिया सीनियर कमांडर्स को, बोले सर मेरे बच्चों की बॉडी ऊपर पड़ी हुई है और जब तक मैं अपने बच्चों की डेड बॉडी नहीं उतार लूँगा मैं नीचे नहीं आ सकता। विजय या वीर गति। अब तो ये पलटन विजय प्राप्त करके नीचे आएगी या वीर गति को प्राप्त होकर के। तो फिर दोबारा से अटैक की प्लानिंग शुरू हुई। फिर आखिरकार हमने 2 जून को फिर अटैक किया। 2 जून को जब अटैक हुआ तो उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन, जो हमारे सेकंड इन कमांड थे, वो अटैक में गए और वो भी शहीद हो गए। अच्छा। इतने सीनियर ऑफिसर, वही एक ऐसे सीनियर ऑफिसर थे जो कारगिल में सबसे सीनियर ऑफिसर वही शहीद हुए। फिर पीछे से प्रेशर बढ़ा। तो फिर कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि सर पलटन तो नीचे नहीं आएगी, अगर आपने रीइंफोर्समेंट भेजनी है तो आप रीइंफोर्समेंट दे दीजिए। तो फिर साहब सेकंड राजरीफ को एज ए रीइंफोर्समेंट के तौर के ऊपर चुना गया। तो सेकंड राजरीफ के जो कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविंद्रन, उन्होंने पूरी प्लानिंग करने के बाद हाई लेवल मीटिंग की सीनियर ऑफिसर्स के साथ। बोला सर हमें आर्टिलरी सपोर्ट चाहिए और बिना आर्टिलरी सपोर्ट के इंडियन आर्मी सक्सेस नहीं हो सकती है। काफ़ी विचार विमर्श के बाद फिर आर्टिलरी डिप्लॉयड हुई और मुझे याद है वो दिन कि 11 जून की रात को वहाँ पर कई फायर यूनिट लगी थी आर्टिलरी की और लगातार रात भर पहाड़ियों के ऊपर गोले पे गोले बरसते रहे। पहाड़ियों में आग ही आग चमकती थी और सुबह सेकंड राजरीफ और 18 ग्रेनेडियर्स के संयुक्त अटैक ने 12 जून 1999 को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त किया। अब एक जीत का मोमेंटम बन गया था। चाहे हमारी 18 गढ़वाल हो, चाहे 17 जाट हो, चाहे नागा हो, चाहे हमारे GR हो, सभी ने एक मोमेंटम बना। अब ऐसा नहीं था कि पहले लग रहा था कि यार असंभव है, लेकिन अब ये चल गया कि इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है हर चीज़। तोलोलिंग के जीत के बाद तो जवानों में एक नया मोराल जागृत हुआ, नई ऊर्जा, और फिर हर सेक्टर के अंदर इंडियन आर्मी ने विजय पताका फहराना शुरू कर दिया। 13 जून को आगे की लड़ाई लड़ने के लिए जो है नियुक्त किया गया और फिर 16 जून के आसपास हम 13 जून को वहाँ पे हैंड ओवर करके हम वापस विड्रॉल हुए। विड्रॉल अपने बेस कैंप में आए। 22 दिन हो गए थे इस पहाड़ी पे लड़ते हुए। जवानों के चेहरे आपस में हम पहचान नहीं सकते थे। नीचे आए तो अपना इक्विपमेंट, वेपन्स, अभी मेंटेनेंस चल रहा था। तभी हमें टाइगर हिल का कैप्चर करने का आदेश मिला। तो टाइगर हिल जबकि दूसरे ब्रिगेड के अंडर थी, और लेकिन हमारी बटालियन को इसलिए चुना गया क्योंकि बटालियन कमांडर की जो लीडरशिप थी बड़ी उच्च क्वालिटी की थी और सीनियर ऑफिसर थे उस टाइम पे कमांडिंग ऑफिसर के तौर के ऊपर। तो बटालियन कमांडर ने फिर दरबार लिया और दरबार लेने के बाद पूरी पलटन को बताया कि हमें अपने जवानों का एक और मौका भारतीय सेना ने दिया है बदला लेने का और हमें टाइगर हिल को फतेह करना है। टाइगर हिल पर 8 सिख मौजूद थी। 8 सिख की बहुत भारी कैजुअल्टी होगी। अभी उसके लिए फिर प्रिपरेशन शुरू हुई। 1-2 दिन का हमें रिहर्सल का समय मिला और 1-2 दिन रिहर्सल करने के बाद आखिरकार हमने 2 जुलाई की रात को उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से हमने 2 रात और 1 दिन
उस दुर्गम पहाड़ी पर ये हिंदुस्तान के जवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते हुए इस टाइगर टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। तीसरी रात का वो मंजर तो आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही तो बात है। 25 साल हो गए। बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया। दोनों तरफ दुश्मन के बंकर, लेकिन अंधेरे की वजह से हमें तो नहीं दिखाई दी। हम चढ़े, हमारी भी आवाज़, ऊपर से पत्थर गिरने लगे। पत्थरों की आवाज़, शायद उनको आभास हो गया, एहसास हो गया कि इंडियन आर्मी हमारे बहुत नज़दीक तक आ गई है। दोनों पोस्टों से ऐसे फायरिंग खोल दिया। फायर खोलते ही हमारे टीम का रास्ता कट ऑफ हो गया और हम केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए थे। कितने लोग चढ़ना शुरू किए थे आप? 21 शुरू किए थे। और 21 में से केवल 7 चढ़ पाए। 7 चढ़ पाए। बाकी फायर खुल गया। फायर खुलने के बाद फिर उनको चढ़ने नहीं दिया, वो वहीं के वहीं रह गए, हम ऊपर चढ़ गए। 7 जवान हम ऊपर चढ़े तो ऐसे 8-10 मीटर का प्लेन स्पेस था। फिर उनके बंकर थे। हम 7 जवानों ऊपर चढ़ते अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। अब वहाँ से जो टाइगर हिल टॉप रहा, ऐसे रहा 50-60 मीटर। अच्छा। टॉप पर तो उनकी एक पूरी कंपनी का डिप्लॉयमेंट इस तरह की स्टैंड थी उसकी। उन्होंने देखा कि फ़ौज तो, इंडियन आर्मी तो हमारे बहुत करीब तक आ गई। सर, इतना ज़बरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी शुरू हुआ कि हम ऐसी परिस्थिति में थे कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तो हेड शूट है। मरना सुनिश्चित हो गया था। 5 घंटे हो गए सर हमें। सुबह 5:30 बजे हमारा फायरिंग शुरू हुआ था, 10:30-11 का समय हो गया। ऐसे 3 तरफ से घिरे हुए थे, पीछे से कोई सपोर्ट था ही नहीं। पीछे वाली, और आप लोग केवल 7 लोग थे? हम केवल 7 जवान। पीछे से जवानों ने, जो नहीं चढ़ पाए थे, अम्युनिशन फेंक रहे हैं, लेकिन उस अम्युनिशन को उठा नहीं पा रहे। इतनी हम विवश कर दिए थे उन्होंने। और वो धीरे धीरे नज़दीक आने लगे। वो बहुत नज़दीक आए तो उनको हमारी LMG नज़र आ गई। तो उन्होंने सबसे पहले LMG को टारगेट बनाया। वो डैमेज हो गई। उसको चलाने वाले नए जवान थे, उनको भी पत्थर लगे, इंजर्ड हुए। और हम ये 5-6 घंटे की जो लड़ाई लड़ पाए अपने उस टीम लीडर, जो मेरा प्लेटून हवलदार मदन हमारे साथ था, उसकी बदौलत। क्योंकि अभी साइलेंस हो गई थी LMG। अभी स्नाइपर वाले के ऊपर 3 तरफ से फायर आ रहा था। बोला उसकी हेल्प के लिए जाओ। जैसे ही वहाँ से हमने हरकत किया, शायद मेरा मूवमेंट उनको नज़र आ गया होगा, तो सीधा ऊपर से फिर ग्रेनेड फेंका। तो ग्रेनेड का एक स्प्लेंडर आकर के मेरे भी घुटने के नीचे लगा। तो मुझे भी लगा यार मेरा घुटने से पैर कट गया। मैं नीचे गिर गया था एकदम से। नीचे गिरते ही मन में आया, देख पैर कटा है कि नहीं। तो ऐसे हाथ मार करके देखा, बहुत गहरा जख्म था। तो फील्ड पट्टी एक थी, अपने साथी को बांध दिया। कोई फील्ड पट्टी नहीं थी, तो काले वाले पटके बांधे हुए थे। तो धीरे से हेलमेट उतार करके पटका फाड़ा, उसको ऐसे में बांध रहा था। तभी एक और ग्रेनेड आगे गिरा, तो उसका एक टुकड़ा करके यहाँ पे लगा, ये पूरा कट गया। तो इसको कटने के बाद पूरा चेहरा सुन्न हो गया। लगा कि यार आंखें चली गई हैं। बहुत देर तक आंखें खोलने की कोशिश करी, लेकिन आंखें नहीं खुली। फिर काफ़ी देर के बाद जब आंखें खोली, देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। उनकी तरफ से तो हम सब मर चुके थे। तो उनका एक कमांडर था, बड़े छोटे से कद का। उसने बोला इनको रीचेक तो करो, इनमें से कोई ज़िंदा तो नहीं है। सर, जब उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई ज़िंदा नहीं है, फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे, बूट की ठोकरें मारने लगे, गालियाँ देने लगे। काफ़ी देर के बाद जहाँ से हम रात को चले थे, लगभग 500-600 मीटर नीचे, वहाँ MMG पोस्ट था हमारा। तो MMG पोस्ट उनको डायरेक्ट हिट कर रहा था। तो कमांडर बोलता है कि नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला करो, साले वहाँ भी कमी होंगे। फिर उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठाओ। पाकिस्तान के जवान फिर आकर के गोलियां मारने लगे, फिर हमारे हथियार उठाने लगे। तो उसने सामने वाले को मारा, उसका हथियार उठाया। ऐसे में भी फर्स्ट में उसने यहाँ पे गोली मारी दोबारा से। फिर मन के अंदर एक विश्वास पैदा किया, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूँगा।
और मैं जिंदा भी रहूं। जख्म झेलते रहे। जख्म झेलता रहा सर, दर्द चलता रहा दर्द, तो फिर पीड़ा ही होना बंद हो गया। फिर उसने दोबारा से भी गोली हाथ पैर में मारी, 2 कदम चला, शायद उसको लगा कि मैं जिंदा हूँ। 2 कदम चलने के बाद वो रुक गया। रुकते ही मुझे भी आभास हुआ कि शायद इसको पता चल गया है। वो वापस मुड़ा, मुड़ते ही उसने राइफ़ल जब ऐसे करी तब तो लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। तो जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स रखा था, क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते। उस पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के भी थे। शायद माँ भारती ने वो सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा और उसने गोली जब चलाई तो जाकर के सिक्कों पे लगी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे योगेंद्र जी। आपको गोली लगी, 15 किलो को गोली लगी, हाथ काम नहीं कर रहा था, दिमाग पूरा सुन्न पड़ा हुआ था, जख्मी थे, पूरी हालत ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद कहीं कुछ नहीं लगा कि नहीं इस पाकिस्तानी को जो है सबक सिखाना है अपने साथियों के साथ जिसने। बिल्कुल यही तो था, यही तो एक जज्बा था। क्योंकि देखिए अभी हम अपने साथी के लिए, साथी हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। और उससे ऐसा आत्मिक प्रेम, आत्मिक लगाव होता है जैसे माँ का अपने बच्चों से होता है। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को एनडीटीवी के माध्यम से? देशवासियों को मैं ये कहूँगा कि आज जो हम बड़ी शांतिपूर्ण शालीनता से अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं, अपने घरों में ऑफिसों में बैठ कर के बिजनेस कर रहे हैं, अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि हमारी सुख सुविधाएं जीवन में ये होनी चाहिए, लेकिन एक पल उन 527 माँ भारती के बेटों के बारे में, उनके परिवारों के बारे में भी सोचना कि जिन्होंने आज से 25 साल पहले अपने जीवन की हर सांस को, लहू की हर बूंद को हमारे लिए, इस राष्ट्र के लिए कुर्बान किया, जिसकी बदौलत आज हम फल फूल रहे हैं। लोगों की कहानियाँ जब सुनते हैं, आप लोग भी जाओ, इनसे बड़ा मोटिवेशनल, इनसे बड़ा परिवार राष्ट्र में कोई परिवार नहीं है। अगर आप ये इतने बड़े मोटिवेशनल आपके जीवन के होंगे कि शायद और कोई आपका बन ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति का ऐसा जज्बा शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। गाजियाबाद से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।